Good morning, class 10 students. Today we are going to start the second poem from your first flight book, that is Fire and Ice, written by Robert Frost. So this is a symbolic poem where fire means desire and ice means hate, and the theme has been taken from a book known as Dante's Inferno. Dante's Inferno. So in this book it has been instructed that those who are sinners, who do wrong kind of deeds, they have drowned in an icy lake, and it has been submerged with fire also. So here the poem starts like this. So this is Harish, you are watching Fun and Learn. So let's get started. So this is a poem Fire and Ice, and in this poem I'll clear you the difficult words meaning, the literary devices, theme, concept and line by line explanation. So here this is the name of the poet Robert Frost. So the poem starts like this. Some say the world will end in fire. So here यहाँ पर जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो हमें ये बताते हैं कि कुछ लोग सम मीन्स पोइट की ये थिंकिंग नहीं है, ये कुछ लोगों की थिंकिंग है, लेकिन हमें जो है पोइट इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि सम मीन्स सम पीपल से, तो कुछ लोग ये कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि इस संसार का जो अंत है वो होगा फायर से। तो फायर का मतलब जो है वो है डिज़ायर। ये आपको बताया था कि फायर का मतलब होता है डिज़ायर। तो डिज़ायर में आप इसको एक इस तरीके से टेक्निक लर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंबॉलिक पोएम है। सो फायर एंड्स विद द लेटर्स आर ई एंड डिज़ायर ऑल्सो एंड्स विद आर ई। सो फायर, हियर फायर मीन्स डिज़ायर एंड इट इज़ मेटाफोरिकली इट हैज़ बीन यूज्ड। एंड इन द सेकेंड लाइन सम से, कुछ लोग ये कहते हैं कि in ice. So in ice what? The world will end in ice. So this is also metaphor because this means hate. And here also कि ये टेक्निक आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं कि ice ends with letter E and hate it also ends with letter E. So आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि पोम में फायर का मतलब क्या था, डिज़ायर था या हेट था, और आइस का मतलब भी, मतलब इस तरीके से वो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आइस का मतलब है हेट और फायर का मतलब है डिज़ायर, और टेक्निक आपको पता चल चुकी है, आर ई एंड हियर ई एंड ई। सो एक तरीका है कि आप भूलेंगे नहीं। तो यहाँ देखिए, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। तो टेस्टेड का मतलब क्या है यहाँ पर, एक्सपीरियंस्ड। मतलब पोइट ये कहते हैं कि मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है डिज़ायर को, आई होल्ड मीन्स प्रेफर। तो मैं उन लोगों के साथ जाना चाहूँगा, प्रेफर दोज हु फेवर फायर, जो लोग फायर को फेवर कर रहे हैं, मतलब फायर के बारे में कह रहे हैं कि संसार का जो अंत है वो फायर में होगा, यानी कि डिज़ायर में होगा। फायर मीन्स डिज़ायर, मैंने आपको ये बताया था। अब यहाँ पर एक एग्जांपल थोड़ा क्लियरेंस के लिए आपको अच्छा लगेगा ये देना चाहूँगा मैं, कि मतलब हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो इतनी अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं कि हम उसके लिए किसी भी हद तक जाना चाहते हैं, हम उसके लिए एक दूसरे का नुकसान करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमारे इच्छाओं पर आपने ज़रूर किसी न किसी जो सेंट्स होते हैं, जो गुरुज होते हैं, किसी भी चाहे वो कम्युनिटी से हों, उनका यही मकसद होता है कि हमारा जो है फर्स्ट हमारा कंट्रोल्ड अपने डिज़ायर्स पर होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी डिज़ायर्स, कि एक गरीब व्यक्ति है, अगर वही चाहता है कि मेरे पास आज साइकिल नहीं है तो मेरे पास साइकिल हो, और साइकिल होने के बाद उसको वो चाहता है कि मेरे पास मोटर बाइक हो, मोटर बाइक होने के बाद वो चाहता है कि मेरे पास कुछ कार वगैरह हो,
या मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, या फिर मेरे मतलब इंसान की जो इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो यहाँ पर पोइट ने हमें ये बताया है कि हमें हमारी जो इच्छाएं हैं उन पर कंट्रोल्ड होना चाहिए, कंट्रोल हम उस पर रखें ताकि किसी भी प्रकार से वॉयलेंस, क्योंकि युद्ध के दो ही कारण बताए हैं पोइट ने, एक तो एक तो डिज़ायर और एक आइस। आइस मीन्स हेट। तो यहाँ पर ये जो आइस है, दो कारण होते हैं वॉर के, यानी कि हमारे जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनके दो ही कारण होती हैं, या तो डिज़ायर होती हैं और या होता है हेट। तो आइस मीन्स है हेट, कि हम एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, और आज नफ़रत कर रहे हैं तो कल जो एक पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो किस चीज़ की होती हैं, वॉर की होती हैं। एक नेशन दूसरे नेशन से अगर हेट कर रहा है तो वो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, या किसी का भी नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, वो ये हो सकता है कि वो सिर्फ हेट तक ही लिमिट नहीं रहेगा, वो वॉयलेंस क्रिएट होगा, वॉर होगा। तो पोइट ने हमें ये बताया है कि डिज़ायर्स पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए और हम हेट ना करें एक दूसरे से। ये दो चीज़ें बताई हैं कि किसी भी तरीके से हम इन चीज़ों पर कंट्रोल रखें, अपनी डिज़ायर्स पर, और हेट कभी ना करें। ये दो चीज़ें होंगी इस वर्ल्ड के एंड होने का। चलिए अब हम आगे चलते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, तो पैरिश का जो वर्ड है, सॉरी, ये जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है फिनिश, कि मतलब अगर इसे संसार, इट क्या है, इट मीन्स है वर्ल्ड, कि अगर इस संसार को दो बार ख़त्म होना हुआ तो ट्वाइस, तो ये ट्वाइस मतलब टू टाइम्स, तो ये दो बार अगर ख़त्म होना हुआ तो ये किस तरीके से होगा। देखिए, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। अब यहाँ पर पोइट जो कहते हैं कि मैं हेट के बारे में भी काफ़ी जानता हूँ, क्योंकि आइस जो है वो सिंबल है हेट का, ठीक है, आइस जो है वो सिंबल है हेट का। तो मैं हेट के बारे में, आइस के बारे में भी ज़्यादा जानता हूँ, काफ़ी जानता हूँ। और क्योंकि यहाँ पर तो पोइट ने ये कहा था कि मैं उन लोगों को प्रेफर करूँगा जो फायर के बारे में कह रहे हैं कि डिज़ायर से होगा, लेकिन यहाँ पर पोइट ने ये भी कहा है कि आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, कि मैं हेट के बारे में भी काफ़ी जानता हूँ, कि हेट से भी इस वर्ल्ड का एंड हो सकता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो यहाँ पर पोइट ने कहा कि मैं ये कहूँगा कि डिस्ट्रक्शन के लिए, यानी कि डैमेज के लिए, आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, कि आइस भी कम नहीं है, आइस भी बहुत बड़ी है। एंड सो टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो पोइट ने यहाँ पर ये कहा है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि डिस्ट्रक्शन के लिए, विनाश के लिए आइस भी बहुत बड़ी है, आइस से नुकसान भी काफ़ी हो सकता है। एंड वुड सफाइस, और सफाइस मतलब सफिशियंट, मतलब इनफ, सफिशियंट, SUFFICIENT। सो हियर इट वॉज द पोम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो तो पोइट का जो थीम है यहाँ पर जो है इस पोम का, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से अपनी इच्छाओं को अपने मतलब उनको कंट्रोल्ड में रखें, उनको अनकंट्रोल्ड ना होने दें, और दूसरा हम किसी से हेट ना करें। ये एक मेन इसका लेसन है, एक मॉरल है इस पोम का। सो नाउ लेट अस सी द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ द पोम फायर एंड आइस and see here. So first word is okay. So first of all the lines are total 9. So 9 लाइन्स में ये पोम है, और 9 लाइन्स के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि इसमें 4 और 5 के जो हैं हम इसमें 2 ग्रुप्स बना लेते हैं। तो फर्स्ट है फायर, तो फायर, आइस, डिज़ायर, फायर। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो फायर, डिज़ायर और फायर, इन तीनों का साउंड मिल रहा है, तो इन तीनों को दे देते हैं ए। और ये जो आइस है इसका साउंड इनमें से किसी से नहीं मिल रहा है, तो हम इसको दे देते हैं बी। तो ए बी ए ए, ये फर्स्ट 4 लाइंस तक आपका यहाँ तक हो चुका है, ए बी ए ए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देन आपका आ गया ट्वाइस। अभी ट्वाइस जो है ये आपका साउंड मिल रहा था आइस से, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका ट्वाइस से, और ये यहाँ साउंड आपका मैच कर रहा था आइस से।
तो ट्वाइस को हम दे देते हैं बी। हेट, हेट का साउंड किसी से नहीं मिल रहा है तो इसको हम दे देते हैं सी। देन आइस का साउंड फिर ट्वाइस से मिल रहा है यहाँ पर, इसको दे देते हैं बी। एंड देन ग्रेट, हेट से मैच कर रहा है, इसको भी दे देते हैं सी। एंड देन सफाइस, सफाइस में भी आप देखें तो साउंड जो है इसका आइस से मिल रहा है, तो इसको भी दे देते हैं हम बी, क्योंकि आइस से मिल रहा है। तो यहाँ पर ट्वाइस से मिल रहा है और ऊपर आइस से मिल रहा था, इसको हम देते हैं बी। So next literary device is alliteration. So here alliteration, ALLETERATION, alliteration. So now some say, अगर आप देख रहे हैं some s sound repeated has s s, and then here is also s s, and then here world will. So these all are alliteration. Then come to next, that is favor and fire. So here f sound repeated, and there just yes, so it is alliteration. Now अब जो है इसमें आपका है एक एनाफोरा। सो अब आप यहाँ देख रहे हैं जी, सम एंड सम, व्हेन टू कंसेक्यूटिव लाइन स्टार्ट विद द सेम वर्ड। सो अगर आप ये देख रहे हैं इस लाइन में जो है फर्स्ट वर्ड आपका सम से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड वर्ड भी आपका सम से, सेकंड लाइन में फर्स्ट वर्ड भी आपका सम से स्टार्ट हो रहा है। सो ये एक लिटरेरी डिवाइस है एंड it is anaphora, ANAPHORA. So this is called anaphora. Now अब हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मेटाफर, फायर जो है वो डिज़ायर का सिंबल है और आइस वो जो है आपका हेट का सिंबल है। सो दिस इज़ मेटाफर। नाउ नेक्स्ट इज़ जो है यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो दोज हु फेवर, ये है आपका अजोनेंस। अजोनेंस, अजोनेंस क्या है कि वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है। आप देखिए यहाँ ओ है, यहाँ फिर ओ है, यहाँ फिर ओ है, तो दिस इज कॉल्ड अजोनेंस। और यहाँ पर ये कॉन्सोनेंस है। कॉन्सोनेंस अगर आप देखें तो यहाँ विद टी एच एंड देन टी एच, दोज। सो टी एच साउंड इज रिपीटेड, ये आपका द साउंड रिपीटेड, सो इट इज़ कॉल्ड कॉन्सोनेंस। ये कॉन्सोनेंट साउंड आपका रिपीट हो रहा है। नाउ कम टू नेक्स्ट, नो। यस, हियर नो, इनफ, ऑफ। सो दिस इज ऑल्सो अजोनेंस बिकॉज ओ साउंड रिपीट हो रहा है, ओ, दिस इज ऑल्सो अजोनेंस, ASSONANCE. Sorry. The next is यहाँ पर जो है आपका आ रहा है एनजैममेंट। एक लिटिल डिवाइस है एनजैममेंट, क्योंकि एनजैममेंट का क्या होता है, अब आप ये लाइन देखिए, जैसे टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, ये कंप्लीट एक ही सेंटेंस है। तो एनजैममेंट क्या होता है कि व्हेन 2 or 3 consecutive lines represent the single idea without any punctuation mark, it is called enjambment. So this is ENJAMBMENT. So this is called enjambment. अब ये देखिए, जैसे ये सेंटेंस है, to say that for, ये लाइन सॉरी, to say that for destruction ice is also great. अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, अब ये लाइन कंटिन्यू जा रही है नेक्स्ट में, मतलब ये ऐसे लग रहा है कि ये जो इज़ ऑल्सो ग्रेट है, ये आपका यहाँ पर इट कैन बी रिटन, ये यहाँ पर लिखा जा सकता था, इट इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। ये भी, ये जो 3 वर्ड्स हैं ये भी आपके यहाँ पर कंटिन्यू हो सकते थे एक ही उसमें सेंटेंस में या एक ही लाइन में, लेकिन ये इस तरीके से लिखा गया है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। ये नेक्स्ट में आ गया, ये चीज़ जो है नेक्स्ट में आ गई है, ये विदाउट एनी पंक्चुएशन, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है यहाँ पर, यहाँ भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। सो इट इज़ कॉल्ड एनजैममेंट। सो दिस वाज योर पोम।
So dear students, how you like this poem? Please comment in the comment section and hit a like, and please subscribe my channel, share it. Thank you.